कैसे हैं सब लोग? सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। चार्जिंग में हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? सिद्रा, बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हुए अभी तक? ग्रुप में मैसेज करो सबको, सब लोग ऑनलाइन हो और अपनी अटेंडेंस लगवाते जाओ साथ साथ। सिद्रा प्रेजेंट है। और अच्छा, आज का हमारा वही टॉपिक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन का ही हमारा चलेगा। तो इसकी हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। और इसकी आवाज़ आ रही है सिद्रा? इसकी हम रिवीजन करके और फिर आज हम इसको एंड करेंगे। जो स्लाइड्स आएगी थी आज हम वो भी देख लेंगे, ठीक है?
हाँ जी, हम इन वो देख रहे थे, एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन देख रहे थे। ट्यूब जो है वो ट्रेकिया में डाली जाती है, ठीक है, माउथ और नोज के थ्रू, ठीक है, पास द लेरिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि थ्रू आ स्टोमा इन द नेक, या फिर जो है वो नेक में स्टोमा करके नेक के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बनाते हैं और उसके थ्रू एक ट्यूब डाल देते हैं जिसे ट्रेकियोस्टमी कहते हैं, और डायरेक्ट हम ट्रेकिया में एक ट्यूब डालते हैं, उसे हम ईटीटी कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, आर्टिफिशियल एयर वे हैं। ईटीटी इंक्यूबेशन जो है वो मोर कॉमन है आईसीयू पेशेंट्स के अंदर। इट कैन बी परफॉर्म क्विकली एंड सेफली एट द बेड साइड। हम बेड साइड पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था। पार्ट्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब है, मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये इसका एक पायलट बैलून होता है, कफ इन्फ्लेशन जो है वो एक लाइन होती है, ब्लू कलर की ये ट्यूबिंग है, इसे आप देख सकते हो। और ये जो है ये कनेक्टर है और ये बैवल बना हुआ है, आप देख सकते हो। फ्रंट का होल जो है ये बैवल है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होल होता है जिसे मर्फी आई कहते हैं, और इन्फ्लेटेड कफ होता है, ठीक है। हम जब इस बैलून से एयर फिल करते हैं तो इस कफ के अंदर आती है। फंक्शंस क्या है एंडोट्रेकियल के, ये क्या करता है। सब लोग ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे हो आप। और कार्डियक अरेस्ट में हम करते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या है कि हमने कब कब नहीं करना, जब स्वेयर एयरवे जो है उसका ट्रॉमा हुआ हो, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, सर्वाइकल सुपाइन इंजरी हो, या जो है वो ऐसी सिचुएशन में हो कि पेशेंट जो है हम उसको सर्वाइकल सुपाइन इंजरी हो और हम पेशेंट को मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको एटीटी पास नहीं करेंगे। इक्विपमेंट्स इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए प्रॉपर साइज़ की हमें। एवरेज फीमेल जो फीमेल है उसके लिए साइज़ जो है 7.5 से 8 तक चाहिए होता है। एवरेज मेल जो है उसके लिए 6 चाहिए होता है। और जो स्टिलेट इसके लिए, इसके अलावा इसके लिए जो है वो स्टिलेट चाहिए, लेरेंजोस्कोप चाहिए, स्ट्रेट ब्लेड चाहिए, कर्व ब्लेड चाहिए, सक्शन चाहिए, और इसके अलावा टॉन्सिल टिप चाहिए और सक्शन किट चाहिए होती है। ये लेरेंजोस्कोप है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लेरेंजोस्कोप्स को हम यूज़ करते हैं। ये मैगल फोर्सेप है। और इसके अलावा क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये ईटीटी के साइज़ हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं और डिफरेंट शेप्स हैं। ये सारी की सारी ईटीटी की टाइप्स हैं। अब साइज़ ऑफ ईटीटी जो है वो अकॉर्डिंग टू एज होता है। एज प्री टर्म में जो है 2.5 से 3 तक होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये वाली सारी चीज़ें वो हैं जो हम एक दफ़ा पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। सिद्रा के अलावा और कौन ऑनलाइन हुआ है, अटेंडेंस लगवा लो। रोनाल्ड, रोनाल्ड अपना टाइम देखो, 4:11 पे आप ऑनलाइन हो रहे हो और पूरे 4 बजे से लेक्चर स्टार्ट है। अच्छा, प्री टर्म में हम यूज़ करते हैं, 6 मंथ में करते हैं, और 6 to 12 मंथ्स में 3.5 से 4 की है, 1 to 3 में 4 से 4.5 की है, 4 to 7 ईयर्स में 5 से 5.5 की है, 8 to 10 ईयर्स में जो है 8 to 10 में जो है 5.5 से 6.5 है। अडल्ट फीमेल है और अडल्ट मेल है, ठीक है। ये इन सब के लिए हम एटीटी यूज़ करते हैं और ये साइज़ बताए हुए हैं। इसके अलावा हमें सिरिंज चाहिए ताकि हम
एयरवे चाहिए, ठीक है। साइज हमारे पास क्या है, 2 mm जो है वो 2 mm टू 16 mm इंटरनल डायामीटर होता है इसका। साइज ऑफ ट्यूब कैन बी डिटरमिन्ड बाय द इंटरनल डायामीटर जो एटीटी का है वो mm में होता है, और ये इक्वल होता है किसके, एज इन ईयर्स। पेशेंट की एज क्या है, सबसे पहले हम ईयर्स में वो लिखेंगे, 2.5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, 7 ईयर्स का है, हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि हम क्या लिखेंगे कि उसको +4 करेंगे और डिवाइड बाय हम 4 कर देंगे। अच्छा, रफली जो है वो डायमीटर ऑफ द चाइल्ड लिटिल फिंगर इज द सेम एज दैट रिक्वायर्ड फॉर ईटीटी, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एन आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द ईटीटी इन डिफरेंट एज ग्रुप। ये ईटीटी के लिए साइज को हमने 6 मंथ से कम एज की अगर ज़रूरत हो तो क्या करेंगे, 6 मंथ से कम के लिए मैंने आपको 0 to 6 बताया। ये देखें, प्री टर्म है 2.5 to 3 है प्री टर्म, 0 से 6 मंथ। रोनल्ड ये लेक्चर पहले भी हो चुका है, ये रिवीजन है, और रिवीजन में भी आपको नहीं पता लगा, कहाँ बेहोश रहते हो। और ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाते हैं, वहां से क्यों नहीं देखते हो, जो चीज़ पेंडिंग होती है उसकी रिवीजन खुद से क्यों नहीं करके आते हो। प्री टर्म के लिए भी बताया हुआ है कितने नंबर की टीटी होगी, और 0 से 6 मंथ के लिए भी बताई हुई है। एज के लिए आपको फार्मूला, कभी भी आप कहीं जाते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो कि वो आपसे पूछते हैं कि एटीटी का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एज इन ईयर्स, ठीक है, +4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। जैसे कि 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, आगे +4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये आपका फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल जो डायामीटर है उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं पेशेंट की जो है वो एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप्स मैंने आपको इसके बताई थी, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक लेरेंजियल ट्यूब होती है, ये आप देख सकते हो, इसके डबल बैग लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो है एक ओरल ट्यूब है, ये आप देख सकते हो, ये भी ईटीटी है। और ये नेजल ट्यूब है, ये भी ईटीटी है। और फिर इसके अलावा जो है वो स्पेशल एंडोट्रेकियल ट्यूब है, जो कि इस तरीके से कर्व्ड है, इसे प्री फॉर्म्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो क्या है, रीएनफोर्स्ड या आर्मर्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, जिसे जो कि एक स्टैंडर्ड ट्यूब है जो हम ऑर्डिनरी ट्यूब्स हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये लेजर रेजिस्टेंस एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये आप देख सकते हो। डबल ह्यूमन एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसमें आप देख सकते हो कि राइट साइडेड है और लेफ्ट साइडेड है। माइक्रोलेरेंजियल क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये माइक्रोलेरेंजियल है। और इसे जो है वो पीडियाट्रिक ट्यूब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे साइज में, माइक्रो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि छोटा है। ओरल एंडोट्रेकियल है, ओरल में आप देख सकते हो कि एटीटी ट्यूब जो है वो पास की जाती है माउथ से वोकल कॉर्ड में, फ्रॉम थ्रू द माउथ एंड वोकल कॉर्ड एंड इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। माउथ और वोकल कॉर्ड से ट्रेकिया में पास की जाती है, ठीक है, विद द एड ऑफ द लेरेंजोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, ठीक है। प्रोसीजर क्या है ओरल इंक्यूबेशन का, ये मैंने आपको बताया था कि एटीटी जो है वो स्निफिंग पोजीशन में जो है ना अलाइन द एयरवे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्निफिंग पोजीशन में हम लिटाते हैं कि जिससे एयरवे स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलाइन हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। प्लेसिंग अ फोल्डेड towel और bath blanket under the head may help achieve this position, ठीक है। If the procedure is performed electively, a topical anesthesia or pre-medication with a sedative or paralytic agent may be used to, so that the patient better tolerate the procedure। अगर हम
इलेक्टिव प्रोसीजर कर रहे हैं, पहले से डिसाइडेड है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो हम पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया दे देते हैं या प्री मेडिकेशन या सेडेशन दे देते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट ईटीटी को टॉलरेट कर पाता है, या पैरालाइटिक एजेंट दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि पेशेंट को जो है वो डाल दिया जाता है, हाँ, पेशेंट को जो है वो सक्सिनाइल इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को पैरालाइज करके, फिर हम ईटीटी पास करते हैं, उसके ट्रेकियल मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। टेक्निक्स क्या है ये आप देख सकते हो, टेक्निक में पोजीशन से रिलेटेड ये मैंने कुछ पिक्चर्स लेक्चर के अंदर मजीद ऐड की हैं, ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट का हेड जो है वो बोर्ड के ऊपर किस तरीके से आएगा और पोजीशन किस तरीके से बनेगी, ठीक है। पोजीशन इंट्यूबेशन की क्या है, पोजीशन योर पेशेंट इन सुपाइन, ठीक है, पोजीशन विद द हेड एक्सटेंड बाय कीपिंग सैंड बैग या कुछ इस तरह की चीज़ या टॉवल वगैरह उसकी नेक के नीचे इस तरीके से रखेंगे और नेक को बिल्कुल एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें व्यू मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो कि ट्रेकिया और लैरिंक्स जो है वो कितना क्लियर है। इसके अलावा क्या है, ये पोजीशन आप देख सकते हो, ये भी जो है वो हमें हेल्प करेगी इंट्यूबेट करने में। इसके अलावा आप ये पोजीशन देख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली हमने नेक को जो है वो इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि हमें एयरवे बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिफोर द प्रोसीजर इज परफॉर्म द पेशेंट इज हाइपर ऑक्सीजनेटेड, पेशेंट को किया जाता है और हाइपर वेंटिलेट करते हैं 100% ऑक्सीजन के साथ बाय द यूज ऑफ बैग। हाँ, ड्रिप भी रखते हैं लोग, बेसिकली पर्पस जो है वैसे ये प्रैक्टिस रॉन्ग है ड्रिप रखना, लेकिन हमारा ये सब करने का मकसद ये होता है कि नेक बिल्कुल इस तरीके से एक्सटेंड हो जाए और जो एयरवे है, जो बैक नेक है, जो इस तरीके से उसके नीचे इस तरह कोई चीज़ आ जाए और वो बिल्कुल इस तरीके से एक्सटेंड होके आ जाए। तो क्या है कि इसमें उन्होंने कहा है कि प्रोसीजर से पहले पेशेंट को अच्छे से आप वेंटिलेट कर दोगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रॉपर साइज ट्यूब आपने चूज़ करनी है। ऑल एटीटीज जो है वो इंक्रीज कर देती हैं ब्रीदिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग को, हाउएवर a tube that is too small substantially increase the work of the breathing and may make ventilation and breathing difficult। तो आपने प्रॉपर साइज की लेनी है ताकि ब्रीदिंग प्रॉपर पेशेंट कर सके। एवरेज साइज जो एटीटी है वो फीमेल रेंज जो है वो 7.5 से 8 mm तक है और जो मेल की है वो 8.5 से 9 तक है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है, ये डिफरेंट साइज की एटीटी दिखाई हुई हैं, डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स की हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा ये आप देख सकते हो कि इसमें ये मैं आपको रिवीजन में बता रही हूँ दोबारा से कि एटीटी जो है वो उसको हम पहले लुब्रिकेट करते हैं वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट से, और जो लेरेंजोस्कोप है इसको अटैच किया जाता है अप्रोप्रिएट साइज और टाइप ऑफ ब्लेड के साथ, ठीक है। तो क्या है, चॉइस ऑफ ब्लेड जो है वो वेरीज होती है, हर कोई डिफरेंट साइज के ब्लेड लेना पसंद करता है। स्ट्रेट ब्लेड जो है वो एलिवेट कर देता है एपिग्लोटिस को एंटीरियरली टू एक्सपोज द वोकल कॉर्ड, द टिप ऑफ द कर्व्ड ब्लेड फिट्स इनटू द वेलिकुला, ठीक है। When upward traction is placed on the laryngoscope, the epiglottis is displaced anteriorly, ठीक है। The person doing the intubation insert the laryngoscope into the mouth to visualize the vocal cord। ये आप देख सकते हो कि जैसे ही 6.5 से 7, 6 तो नहीं बनती, 7 से 7.5 की ईटीटी बनती है। 6.5 की ईटीटी अडल्ट के लिए तो यूज़ करना जो है वो इतना प्रॉपर नहीं है, 7 से 7.5 की आप यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेशन तो 9 तक कहती हैं। मेल और फीमेल का डिफरेंट उन्होंने बताया हुआ क्राइटेरिया, मेल की नेक ज़्यादा बड़ी होती है फीमेल की निस्बत, तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। अगर 6 पे पेशेंट टॉलरेट कर लेता है, सर्वाइव करता है और ईटीटी आउट वगैरह नहीं होती, कोई कभी ऐसे कोई उसके ड्रॉबैक्स नहीं आए तो ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि आपने अडल्ट मेल के लिए जो है वो 8 से 9 तक की करनी है, फीमेल के लिए 7 से 8 तक की करनी है ईटीटी यूज़। ये आप देख सकते हो कि क्या किया है कि लेरेंजोस्कोप किस तरीके से पकड़ा, ब्लेड को किस तरह से इंसर्ट किया, और ये ब्लेड जब हम इस तरीके से माउथ में डालते हैं और इस तरीके से जब ओपन करते हैं तो वो वोकल कॉर्ड को माउथ को बिल्कुल साइड पे करके ट्रेकिया जो है वो उसको ओपन कर देता है।
जो इसमें क्या होगा कि जब आप लेरेंजोस्कोप जैसे ही डालते हो या आप देख रहे हो कि जैसे ही लेरेंजोस्कोप माउथ में इंसर्ट किया तो आसपास जितनी स्क्रीशन है, जिस तरह से इसने एटीटी पकड़ी हुई है, इस तरीके से इंसर्ट करके आप सक कर सकते हो, सारी स्क्रीशन वहां से आप निकाल सकते हो। आपने एक्सेसिव स्क्रीशन को रिमूव करना है। तो क्या है, एक्सेस स्क्रीशन और वोमिटस इज सक्शन टू द facilitate visualization of the vocal cord. The tonsil suction tip is very efficient in removing the secretion. टॉन्सिल सक्शन टिप मैंने आपको बताया था कि क्या है, यंकर सेट को हम कहते हैं। एटीटी जो है वो इंसर्ट की जाती है 5 to 6 सेंटीमीटर जो है बियॉन्ड द वोकल कॉर्ड एंड द कफ इज इन्फ्लेटेड। प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 30 सेकेंड्स। आपने 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट पे टंग है, उसके बाद टंग के फौरन बाद जो है वेलिकुला है, और फिर एपिग्लोटस है, और एपिग्लोटस के बाद वोकल कॉर्ड है, और इसके अलावा ग्लोटिस है, और जो है वो रेटिनॉइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये एटीटी है और किस तरीके से माउथ को फुली ओपन करके ये नीचे आप नेक के नीचे आप देख सकते हो कि बैग रखा हुआ है या टॉवल रखा हुआ है या सैंड बैग है या जो भी चीज़ है, नेक को बिल्कुल एक्सटेंड किया हुआ है, और इसके और जो ट्रेकिया है वो बिल्कुल ओपन है। और जैसे ही कभी जब कभी आपने ईटीटी पास करवाई होगी, आपने देखा होगा जैसे ही लेरेंजोस्कोप अंदर डाल के डॉक्टर इस तरह से ओपन करता है तो यहाँ से नेक भी हमें खुली हुई ये वाली जगह नजर आती है। और डॉक्टर ईटीटी को एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाने के लिए जो ट्रेकियल नोच है उसको ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेस करते हैं ताकि एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाए ईटीटी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो साइड पे बॉक्स बना हुआ है, लेरेंजियल ब्लेड उन्होंने दिखाया कि कैसे इंसर्ट हुई है, टंग उसने कैसे पीछे की हुई है, फेरेंक्स उसने कैसे साइड पे लगाया है, वेलिकुला किस तरह से है, और एपिग्लोटिस कहाँ पे है और ग्लोटिस कहाँ पे है। इफ द इंट्यूबेशन इज डिफिकल्ट, अगर इंट्यूबेशन डिफिकल्ट है तो पेशेंट शुड बी मैनुअली वेंटिलेटेड बिटवीन इंट्यूबेशन अटेम्प्ट्स। आपने पेशेंट को मैनुअली वेंटिलेट करते रहना है, यानी कि एम्बोबैक्स को ब्रीदिंग आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी। फ्रीक्वेंटली जो है वो पेशेंट रिक्वायर्ड एंडोट्रेकियल, पेशेंट को जरूरत होगी सक्शनिंग फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेशन इमीडिएटली आफ्टर इंट्यूबेशन। इफ द पेशेंट नीड असिस्टेंस विद ब्रीदिंग, वेंटिलेशन इज अचीव्ड विद आइदर द बैक वेल्व डिवाइस और वेंटिलेटर। तो आपने अगर पेशेंट जो है उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है ब्रीथ करने में, तो आप पेशेंट को जो है वो क्या करेंगे कि आपने पेशेंट को वेंटिलेट करने की कोशिश करनी है, और वेंटिलेटर अटैच कर दो या बैक वेल्व के साथ करो। प्लेसमेंट ऑफ एटीटी जो है वो वेरीफाई की जाती है मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट से ट्यूब के अंदर जो हो रही होती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ बायलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए, इंस्पायरेशन और ऑस्कल्टेशन ऑफ बायलैटरल ब्रेथ साउंड्स पे व्हाइल द पेशेंट इज वेंटिलेट with a bag valve जो है वो डिवाइस। Another method of verifying tube placement is end tidal। ठीक है, एंड टाइडल से या कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग से। इफ द ट्यूब इज इन द ट्रेकिया, ठीक है, वर्सेस एसोफेगस, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिटेक्टेड इन exhaled air. After intubation, a portable chest X-ray study is always performed for verification of the tube placement. ठीक है, एयर इन और आउट एंट्री हम कैसे चेक करते हैं कि जब पेशेंट को ईटीटी पास कर लिया है तो एम्बो के साथ एम्बो के साथ ब्रीदिंग दे के देखते हैं कि इन और आउट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो फ्यूम बन रहे हैं। ठीक है, जब वंस proper tube placement is verified, the IDT is secured with the tape or another device in order to prevent dislodging। टेप के साथ अच्छे तरीके से उसको सिक्योर कर लिया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि एक टेप बनाई हुई है और उसके साथ जो है वो अच्छे से सिक्योर कर लिया गया है ताकि ईटीटी जो है वो अपनी जगह से डिसलॉज ना हो। एडवांटेज इसके क्या हैं, ईटीटी पास करने के एडवांटेज हैं कि ये इजी और क्विकली परफॉर्म हो जाती है। लार्जर ट्यूब फैसिलिटेट करती है सक्शन को और प्रोसीजर को, सच एज ब्रोंकोस्कोपी, लेस किंक ऑफ द ट्यूब। ठीक है, इजी और क्विक परफॉर्म कर सकते हैं, एडवांटेज ये है। और लार्जर ट्यूब है जो हमें फैसिलिटेट करती है सक्शन करने में और प्रोसीजर करने में, जैसे ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, इसमें ट्यूब वगैरह किंक होने के चांसेस कम होते हैं। एडवांटेज क्या है ईटीटी का, ये नॉट रिकमेंडेड है इन पेशेंट्स विद सस्पेंडेड सर्वाइकल इंजरी हो, तब हम नहीं कर पाते, इसका ये डिसएडवांटेज है। ये अनकंफर्टेबल भी है, माउथ केयर मोर डिफिकल्ट हो जाती है परफॉर्म करना, इम्पेयर कर देती है एबिलिटी टू गैग एंड स्वालो।
ठीक है। मे इंक्रीज स्लाइवेशन, स्लाइवेशन जो है स्लाइवा जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा इरिटेशन कॉज करवाती है, अल्सरेशन और माउथ कॉज करवाती है। ठीक है, ये आप ट्यूब देख सकते हो, इसकी शेप आप देख सकते हो ये किस तरह से बनी हुई है। मैंने आपको पहले भी पिक्चर में दिखाया कि ये जो इसका फ्रंट, इसका माउथ है, एक साइड से बना हुआ है, इसे बेवल कहते हैं, और ये वाला जो होल है इसे मर्फी आई कहते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो रिंकल्स के अंदर ये जो बैलून बना हुआ है, ये बेसिकली ये वो वाला कफ है जिसमें हम एयर फिल करते हैं ताकि ईटीटी जो है वो एयरवे में ब्लॉक हो जाए, वहां से निकले ना। बैलून बन जाता है और ईटीटी वहीं पे स्टक हो जाती है। अब जब हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे थे तो हमें एक ऑपरेटर्स की भी जरूरत पड़ती है जिसे एम्बू बैग कहा जाता है। एम्बू बैग बेसिकली है क्या? पार्ट्स ऑफ द एम्बू बैग क्या है? पेशेंट्स आउटलेट, ठीक है, टू विच मास्क इज अटैच्ड, जहाँ पे हमने मास्क यानी कि जो रेजरवायर बैग है वो अटैच, मास्क फेस मास्क अटैच किया होता है, उसे पेशेंट आउटलेट कहते हैं। फिर उसके बाद वन वे वेल्व यूनिट होता है जस्ट प्रॉक्सिमल टू द पेशेंट आउटलेट, ठीक है, उसके साथ ही बिल्कुल अटैच होता है। प्रेशर रिलीज वेल्व होता है और अटैचमेंट साइट होती है मैनोमीटर, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लाइन वगैरह अटैच करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बैक साइड है इसमें हमने ऑक्सीजन अटैच करनी है, यहाँ पे हमने पेशेंट का मास्क अटैच कर दिया और साइड पे इसके वेल्व है। ये एम्बो बैग है। साइज इसके क्या है? द साइज ऑफ द बैग वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, ठीक है, साइज जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। रेंज जो है वो 250 ml से 750 ml है, ठीक है। और ये अडल्ट और जो पीडियाट्रिक्स हैं दोनों के यूज़ के लिए होते हैं। प्रेशर रिलीज वेल्व जो है ये क्या है? ये यूजुअली सेट टू रिलीज एट प्रेशर ऑफ 30 to 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। एट द एंड देयर आर टू इनलेट्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनलेट है और एयर इनलेट है। ऑक्सीजन इनलेट जो है वो अटैच होता है टू द ट्यूब कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन से और ऑक्सीजन सिलेंडर से जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। और इनलेट का मतलब है कि अंदर प्रोवाइड कर रहा है। एयर इनलेट क्या है? इफ केप्ट ओपन ऑन द concentration of O2 is approximately 40% of FiO2 for the FiO2 to be near 90 to 100 and oxygen reservoir should be attached, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन में क्या है? In the resting stage the amber bag is filled with air, ठीक है। On squeezing the bag to initiate ventilation, the one wave valve proximal to the patient outlet open resulting in release of all stored in the bag to the patient, ठीक है। कह रहे हैं कि जब बैग जो है जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, जब आपने स्क्वीज नहीं किया हुआ तो तब वो अपने अंदर एयर फिल कर रहा होता है। और जब हम उसको स्क्वीज करते हैं तो क्या करता है कि वो इनिशिएट करवाता है वेंटिलेट करना, ठीक है। वन वेव का इसका वेल्व है जो कि पेशेंट के आउटलेट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो वो पेशेंट को वेंटिलेशन उस टाइम में प्रोवाइड करता है। और जो स्टोर होती है पेशेंट की, स्टोर्ड इन द बैग टू द पेशेंट, जो कि हमने क्या होता है बेसिकली कि जब प्रेस करते हैं, जब हम प्रेस करते हैं बैग को तो उसने अपने अंदर जितनी भी ऑक्सीजन स्टोर की होती है वो पेशेंट के अंदर सारी डाल देता है। और जैसे ही रिलीज करते हैं तो बैग अपने अंदर दोबारा से ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। बेसिकली इसका फंक्शन ये है। इसके अलावा नेजल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है। नेजल इंट्यूबेशन क्या है? इट इज प्लेस ब्लाइंडली, ठीक है, इसको ब्लाइंडली हम जो है वो इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल विदाउट विजुअलाइजिंग द लेरिंग्स, ठीक है, थ्रू द नोज, नेजोफेरेंक्स और वोकल कॉर्ड। प्रोसीजर इसके लिए क्या है? प्रोसीजर फॉर नेजल इंट्यूबेशन क्या है? नेजल Nasotracheal ETT is usually better tolerated in an alert patient, ठीक है, better tolerate कर सकती है alert में and maybe easier to stabilize, ठीक है। In nasotracheal intubation, the ETT is usually inserted through the nares and then passed blindly into the glottis during inspiration। तो क्या है कि बेसिकली पेशेंट इसमें जो है पेशेंट कॉन्शियस होता है और पेशेंट ज़्यादा अच्छे से हमारे पास नेजोट्रेकियल ट्यूब है वो पेशेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉलरेट कर पाता है एंडोट्रेकियल की निस्बत। और इसमें हम क्या करते हैं कि नोज से एंटर होते हैं और नेरस जो है वो नोज से रिलेटेड है, नोज से एंटर होते हैं और ब्लाइंडली जो है वो ग्लोटिस से होते हुए जो है वो
इंसर्ट कर देते हैं और ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता है। द ब्लाइंड इंक्यूबेशन मेथड इज परफॉर्म्ड इन द अलर्ट पेशेंट हु इज कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, जो कि खुद से रेस्पिरेशन ले सकता है, कर सकता है। हम उनमें ऐसे अवेक पेशेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। द नोज एंड द फेरेंक्स आर एनेस्थाइज्ड बिफोर द प्रोसीजर, एनेस्थीसिया दे के उनको सुन किया जाता है। नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है कैन आल्सो बी परफॉर्म थ्रू डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है कि ये हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इन दिस मेथड उन्होंने क्या कहा कि प्रैक्टिशनर्स में यूज अ लेरेंजोस्कोप एंड नाजल फोर्सेप्स और फाइब्रोटॉपिक फाइब्रोप्टिक ब्रोंकोस्कोपी ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन। अच्छा, जो नेजो ट्रेकियल इंट्यूबेशन है, उन्होंने कहा है कि हम देख के भी, हम इसको विजुअली भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा कि इसके लिए हम प्रैक्टिशनर ये करते हैं कि लेरेंजोस्कोप और मैगल फोर्सेप यूज़ करते हैं, या फाइब्रोप्टिक जो है वो ब्रोंकोस्कोप इसके लिए यूज़ किया जाता है इंट्यूबेशन के दौरान, तो इजीली परफॉर्म हो जाता है। इसके एडवांटेज क्या है कि ये ग्रेटर पेशेंट कंफर्ट और बेटर टॉलरेंट होता है। इसके अलावा बेटर माउथ केयर पॉसिबल होती है इसके लिए। फियर ओरल कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती हैं, होने के चांसेस कम होते हैं। लेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन के चांसेस कम होते हैं। फैसिलिटेट करता है स्वॉल्विंग ऑफ सिक्रीशन को, और कैन एडमिनिस्टर small amount of oral liquids if patient able to swallow, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म, मे कॉज nasal hemorrhage और sinusitis, secretion removal more difficult because of smaller tube diameter and longer tube length, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? स्वेयर कॉम्प्लिकेशन है, मे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ओरल एंडोट्रेकियल और नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड ट्रॉमा टू एयरवे स्ट्रक्चर हो सकता है, हिपोक्सिया है, डिसरिथमिया है, एस्पिरेशन है, और एक्सीडेंटल इंट्यूबेशन ऑफ एसोफेगस है, ठीक है। अब आपने अक्सर कभी आपने रोनाल्ड का जैसे एक्सपीरियंस है आईसीयू का, आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो बाज़ोकात जो है वो ड्यूरिंग जैसे इंट्यूबेट किया है और जो पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, पेशेंट को एम्बो बैगिंग कर रहे होते हैं, तो एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एयर का साउंड प्रोड्यूस होता है, और पेशेंट जो है वो, पेशेंट की एयर एंट्री जो है वो लंग्स में नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंड होना शुरू हो जाता है, और एब्डोमेन जो है वो अप एंड डाउन मूव करता है। और जब ईटीटी जो है वो माउथ की ट्रेकिया की बजाय एसोफेगस में चली जाती है, तो उससे पेशेंट का स्टमक कंटेंट ईटीटी के जरिए बाहर आ जाते हैं, ठीक है। पेशेंट वॉमिट कर देता है। अगर वॉमिट नहीं करता तो उसके कंटेंट बाहर आते हैं, उससे पता लग जाता है कि ईटीटी जो है वो स्टमक में चली गई है। तो इससे कॉम्प्लिकेशन क्या है कि पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है। जब आप ईटीटी पास करने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंट ने साथ वॉमिट पास कर दी है, तो उससे क्या होगा कि ईटीटी जो है वो कंटेंट जो है वो स्टमक की बजाय ट्रेकिया में जा सकते हैं। डिसरिथमिया अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं करेगा तो उसको अरिथमियाज हो सकते हैं। और इसके अलावा एक्सीडेंटल इंट्यूबेशन हो गया है। ट्रॉमा टू एयरवे स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अगर पेशेंट इरिटेबल है और आप ईटीटी पास करने की कोशिश कर रहे हो तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है। इसके अलावा स्पैज्म हो सकता है पेशेंट को, ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, इंट्यूबेशन ऑफ द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस, ठीक है। किसी एक साइड की जो है वो मेन स्टेम जो है ब्रोंकस उसमें हो सकता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब दैट इज मिस्टेकनली साइज्ड और मिसप्लेस्ड स्पेशली इन द एपनिक पेशेंट है, ठीक है, कैन क्विकली लीड टू हाइपोक्सिया और डेथ और ब्रोकन टीथ और डेंचर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर जो है वो एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, पेशेंट हाइपोक्सिक हो सकता है अगर साइज प्रॉपर नहीं लिया, और या फिर इट जो वो मिसप्लेस हो गई और उसने अंदर इंजरी करवा दी है, तो भी पेशेंट को जो है वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। या ब्रोकन टीथ या डेंचर जो है वो भी पेशेंट को ईटीटी पास करते हुए, अक्सर लोगों के जो ओल्ड एज हैं उनके दांत टूट जाते हैं, स्पेशली ऊपर वाला। ये जो फ्रंट वाले दो हैं, ये ईटीटी के लिए जब ब्लेड को इस तरीके से मूव करते हैं तो दांत जो है वो टूट जाता है, और वो अक्सर ट्रेकिया के अंदर गिर जाता है, या माउथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऊपर ही पड़ा होता है, एयरवे के अंदर। और क्या होता है कि उस वो फिर जो है वो ब्लॉकेज करवा रहा होता है, और पेशेंट जो है वो उस टाइम में हाइपोक्सिक भी हो जाता है। मैंने अपनी एक ड्यूटी में एक ऐसा पेशेंट देखा हुआ है कि जिसके दांत जो है ओवर के अंदर उसके दांत दे के जाया करते थे हम लोग,
कि पेशेंट जो है इसके इतने टीथ हैं अभी इंटैक्ट हैं और इतने जो हैं वो हमने रिमूव कर दिया। वो इसलिए कि वो अपनी जगह से हिल रहा होता था दांत और उसका चांस था कि वो अंदर गिर जाएगा ड्यूरिंग सक्शन ड्यूरिंग माउथ वॉश। तो पेशेंट जो है हम इसलिए ओवर में देके जाते थे कि अगर किसी की शिफ्ट में वो मिसप्लेस होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि वो कहाँ पे गया है, पेशेंट जो है वो एयरवे में तो नहीं गिर गया जो एयरवे ब्लॉक करवाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नर्सिंग केयर का भी हिस्सा है और बहुत केयरफुली मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है। तो ये हमारा एक लाइव एक्सपीरियंस है। कंक्लूजन क्या है इसका? एडिक्वेट वेंटिलेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द एयर थ्रू द अपर एंड लोअर एयरवेज। ठीक है। In many conditions, the airway becomes narrowed or blocked as a result of disease process, bronchoconstriction or foreign body or excretion. ठीक है। Maintaining a patent airway is achieved through meticulous airway management, whether in an emergency situation such as airway obstruction or in long-term management, as in caring for a patient with endotracheal or tracheostomy tube. ठीक है। तो क्या है कि जो पेटेंट एयरवे है उसको मेंटेन करना तभी हो सकता है जब हम मेटिकुलस एयरवे की मैनेजमेंट प्रॉपरली हम करते हैं। तो जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में एयरवे की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी है उसके लिए केयर प्रोवाइड करनी है ऐसे पेशेंट्स के लिए, तो आपने क्या करना है कि एंडोट्रेकियल की हो भले या ट्रेकियोस्मी ट्यूब की हो तो उसको प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करना और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये तभी पॉसिबल होगा अगर बहुत केयरफुली नर्सेज जो है वो अपना काम करती हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों को दोनों को समझ आई है? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हाँ जी सिद्रा, आपने कभी खुद ईटीटी पास करवाई है अपने किसी पेशेंट को? कभी इमरजेंसी ईटीटी पास करनी पड़ी हो? ठीक है। तो वो ईटीटी जो आपने पास करवाई है वो इलेक्टिव थी या फिर वो इमरजेंसी सिचुएशन में थी? आप लोगों ने कभी सेक्सिनल इंजेक्शन देखा? ठीक है, दोनों ने पास करवाई है। कभी आपने सेक्सिनल इंजेक्शन देखा क्या होता है? सेक्सिनल अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर कहते हैं सक्स रेडी करो, सक्स लगाएंगे इसको, ईटीटी पास करनी है, इसको पैरालाइज करेंगे। एक होता है कैटामिन, सॉरी कैटामिन कह रही हूँ, एक होता है एट्रिलेक्स। ड्यूरिंग प्रोसीजर असिस्ट किया है, ठीक है, और इमरजेंसी सिचुएशन में पास करवाई है, ठीक है। तो जब ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है और लाइफ सेविंग सिचुएशन होती है उसमें हम किसी भी चीज़ का वेट नहीं करते, जल्दी से ईटीटी पास कर देते हैं और फ़ौरन से एम्बो स्टार्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई जाती रहे। ठीक है। तो क्या है कि आपने पेशेंट को क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में आपने पेशेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है और अपने रिफ्लेक्सेस को फास्ट करना है और आपने हेल्प करनी है, असिस्ट करवाना है डॉक्टर को। और आपको आने वाले सारे स्टेप्स का नेक्स्ट का पता होना चाहिए कि अगर मैंने ईटीटी रेडी किया तो उसके साथ एम्बो बैग भी हमारे पास रेडी होना चाहिए, ऑक्सीजन ट्यूबिंग लगी होनी चाहिए, ऑक्सीजन 15 ml पे खुली होनी चाहिए। जब हमने ईटीटी पास करनी है तो हमने ईटीटी से पहले भी वेंटिलेट करना है और हमने पेशेंट को बाद में भी वेंटिलेट करना है। हाँ, शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं या एट्रिलेक्स, एट्रिलेक्स नहीं देते, ट्रेकियम होता है एट्रिलेक्स। एट्रिलेक्स हम पेशेंट को देते हैं रिलैक्स करने के लिए। जो ट्रेकियम है वो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, सिर्फ वो लंग्स को ही नहीं करता। जो ये है जो सक्स है ये सिर्फ लंग्स को करता है। ठीक है। और हम ईटीटी प्रॉपरली पास कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, पैरालाइज करवा देता है। जो एट्रिलेक्स है जिसे हम ट्रेकियम भी कहते हैं, ये पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है इंक्लूडिंग लंग्स, और फिर पेशेंट जो है वो सांस भी नहीं ले पाता खुद से। ठीक है। तो ये वाले जो इंजेक्शन हैं इनका प्रॉपर यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको तरीके से। अब आपने देखा होगा, अब बेसिकली जो सक्सिनाइल है ये हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। जब पेशेंट को जीए देना होता है, ईटीटी पास करनी होती है, तब इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी आईसीयू वगैरह में या इमरजेंसी में कोई इलेक्टिव सिचुएशन है, पेशेंट हमारे पास हमारे पास आया है पल्मोनरी ओडीमा के साथ, और पल्मोनरी ओडीमा में वो ब्रीथ कर रहा है, चल रहा है हमारे पास भी,
तो लेकिन ये है कि पेशेंट की सैचुरेशन आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रही है और एक वक्त आएगा कि पेशेंट जो है वो थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है इसके बाद बिल्कुल जो है वो थक जाएगा। जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर वो सांस प्रॉपरली नहीं ले पाएगा। अभी हमारे साथ एफर्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें स्टेप लेना पड़ता है कि फिर ऐसा करो, इसे वेंटिलेटर पे डाल के प्रॉपर सक्शनिंग करते रहो, ठीक है, ताकि उस टाइम में हम इसकी सैचुरेशन भी मेंटेन कर पाएँ। अगर पेशेंट ठीक है, टॉलरेट कर रहा है तो एडिमा में, लेकिन इतना एग्जॉस्ट नहीं है, यंग है, टॉलरेट कर जाएगा, तो फिर हम पेशेंट को वैसे ही सक्शनिंग करते रहते हैं। अच्छा, 30 सेकंड से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कितना ले सकते हैं ईटीटी पासिंग के लिए? 30 सेकेंड्स ही है, रिकमेंडेशन 30 की है। लेकिन अगर जैसे डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है, जैसे कि आपको पता है ईटीटी नहीं पास होती, तो एक दफ़ा डॉक्टर ट्राई करता है नहीं होती, दूसरी दफ़ा ट्राई करता है नहीं होती, तो लेकिन इस दौरान 30 सेकेंड बेसिकली किस चीज़ के लिए गए हैं? सिर्फ ईटीटी इंसर्ट करने के। उससे पहले आप वेंटिलेट करते रहते हो। 30 सेकंड के अंदर अगर एटीटी इंसर्ट नहीं हुई, वापस निकालो और दोबारा से पेशेंट को वेंटिलेट करना शुरू कर दो। वेंटिलेट क्या है? मैंने आपको बताया कि हाइपर वेंटिलेट करना है पेशेंट को। ईटीटी तो पास नहीं है, लेकिन हम एम्बो के साथ उसकी ऑक्सीजन मास्क, जो मास्क है उसको अच्छे से फिक्स करके एसी टेक्निक के साथ हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने वो करते रहना जब तक ईटीटी पास नहीं हो पाती। ईटीटी के लिए कुछ सेकंड रुको, और जैसे ही ईटीटी पास हो जाती है तो फ़ौरन से हमने मास्क उतारना और बैग अटैच कर देना, और उससे हमने जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करनी, ब्रीदिंग देना शुरू कर देनी है। अगर नहीं ईटीटी हो पा रही है तो हमने उसको मास्क के साथ हमने ऑक्सीजन देते रहना, ठीक है, एम्बो के ज़रिए। और इसके अलावा डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो तो आपने पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया भी है कि आपने मैनुअली वेंटिलेट करवाते रहना। इंट्यूबेशन अटेम्प्ट्स के दरमियान में आपने ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी नहीं है। और इस दौरान अगर पेशेंट को सक्शन की ज़रूरत है तो आपने साथ साथ सक्शन भी करते रहना है, और सक्शन को भी स्टॉप नहीं करना। जैसे एक्सक्रीशन आती है आप फ़ौरन से उसकी सक्शन कर दो। स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको फ्रोदिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, पल्मोनरी एडिमा के साथ आते हैं, उनको बहुत फ्रोदिंग हो रही होती है, और फ्रोदिंग के लिए एक सेकंड भी पेशेंट नहीं रुकता, उसके मुंह से झाग आती रहती है, और फिर उसको हमने साथ साथ रिमूव करना था, और साथ साथ हमने ईटीटी के लिए डॉक्टर की हेल्प करवानी होती है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। एम्बो बैग के अलावा ऑक्सीजन कितने लीटर देंगे आफ्टर सक्स इंजेक्शन? जैसे सक्शनल दे दिया है तो ईटीटी पास हो जाती है। ईटीटी जैसे ही पास होती है तो एम्बो बैग अटैच कर देते हैं। एम्बो बैग के साथ आपको मैंने बताया कि रिकमेंडेशन 15 लीटर का कहती है, आपने उसको वेंटिलेट करना है अच्छे से। और ईटीटी जब पास हो गया तो अंडरस्टूड बात है कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है, यानी कि हम उसे वेंटिलेटर अटैच करेंगे। तो जब आपने वेंटिलेटर अटैच करना है तो फिर उसके ऊपर आप जितनी FiO2 रखते हो, सेट करते हो, और जितने आप ब्रेथ सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को ऑक्सीजन देते रहो। स्टार्ट में हम 100% पे ही रखते हैं, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेते हैं एबीजीज के अकॉर्डिंग। हम कितना वेंटिलेट कर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन पेशेंट ले रहा है, कितना टॉलरेट करना है, ये हम सब सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, आपने पूरी क्लास को भी बता देना है, ठीक है, रोनाल्ड और सिद्रा के आप लोगों के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे जुलाई के लास्ट वीक में, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, और आपके जो मिड टर्म के पेपर हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। पेपर जो है वो MCQs टाइप का भी हो सकता है, SCQs टाइप का भी हो सकता है। मेरा और मैम मनीष का पेपर होगा, हमारा दोनों का एक दिन में होगा, और ये आपके होंगे मूडल के ऊपर, ये आपका पेपर होगा। शालामार जो वेब पोर्टल बना हुआ है उसके ऊपर आपका ये पेपर होगा। जैसे आपने टेस्ट दिया है उसी तरीके से इसकी एक लिमिट सेट होगी, और उसी टेस्ट में आपने ये पेपर, उसी टाइमिंग के अंदर आपने ये पेपर अटैम्प्ट करना होगा। ऑनलाइन होगा, और साथ ही आप जैसे ही अटैम्प्ट करोगे आपका साथ ही रिजल्ट भी आ जाएगा। हम वो रिजल्ट नहीं बनाएंगे, आपको खुद से वो पता लग जाएगा उसी वक्त ही, ठीक है। तो इसके लिए टाइम सेट है, डेट शीट आपको जल्द ही मिल जाएगी, और डेट शीट का जो टाइम होगा आपने उसी टाइम वही अपनी ड्यूटी करनी है। और ये जिस तरीके से आप पेपर में नहीं अगर बैठते हो तो पेपर मिस हो जाता है,
तो उसी तरीके से इसका भी है, अगर टाइमिंग के अंदर आप अवेलेबल नहीं हो तो आपका पेपर मिस हो जाएगा। अगर मॉर्निंग में पेपर है तो मॉर्निंग में देना है, इवनिंग में पेपर है तो इवनिंग में देना। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और टाइम मिस नहीं करना, ठीक है। ये आपने सारी क्लास को मैसेज दे देना है, मेरी तरफ से भी है, प्रिंसिपल की तरफ से भी है, और ये मैनेजमेंट ने टाइम आपका डेट और टाइम डिसाइड कर लिया हुआ, उन्हीं डेज में ही आपके पेपर होंगे, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और सिलेबस आपका अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा है, ठीक है। और ये वाला एंडोट्रेकियल वाला उसके अंदर से स्किप कर दो, इसके अलावा जितना भी है, जितना हम पढ़ चुके हैं वो सब आपका पार्ट है, ठीक है। वो सब का सब आपका पेपर में आएगा। सबको बता दो सिलेबस जितना पढ़ा है एंडोट्रेकियल के अलावा वो सब आपका एग्जाम में आएगा, ये आपके मिड टर्म के एग्जाम है। इसके अलावा जुलाई में हम मिड टर्म से पहले मैं आपके 2-3 टेस्ट मज़ीद ले लूँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाए अच्छे से। एमसीक्यूज़ टाइप का भी हो सकता है और एससीक्यूज़ टाइप का भी हो सकता है, तो एमसीक्यूज़ की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना। और पेपर आएगा मटेरियल में से ही, जो हमने पढ़ा है उसी में से आएगा, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं परेशान होना कि पेपर कहाँ से बना है या किसने बनाया है, पेपर हम ही बनाएंगे, और पेपर आपके जो आप पढ़ोगे उन्हीं स्लाइड्स में से और उन्हीं मटेरियल में से आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये सबको कन्वे भी करना है, सिद्रा और रोनल्ड आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने सबको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके मिड टर्म है और ये कंफर्म्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? बाकी सब टीचर्स का भी है। मिड टर्म का मतलब है कि आपके कंप्लीट एक अब एग्जाम्स का सेशन हो रहा है। शालामार के 3 एग्जाम्स होते हैं, एक तो हमारा फाइनल यूएचएस का है जो फाइनल होता है, ठीक है। एक आपका सेंडअप्स का होता है और एक आपका मिड टर्म का होता है, ठीक है। तो ये आपका अभी मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद आपके सेंडअप्स होंगे। सेंडअप्स आपके अभी नहीं है, वो आपके फाइनल एग्जाम से पहले होते हैं। जैसे कि जब आप लोग आए हो तो बाकी सीनियर बैचेस के हो रहे थे, तो इसी तरह अभी ये बाकी लोगों के हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये आपके मिड टर्म के हैं, ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके एग्जाम होंगे और इसके फ़ौरन बाद जो है वो आपका साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके हर एक सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम है, ये सिर्फ मेरा और मैम अनीस का नहीं है, ये हम सब के ही हैं, ठीक है। आप एएचए पढ़ते हो, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। एसीएन पढ़ रहे हो, एएचए पढ़ रहे हो, रिसर्च पढ़ रहे हो, या जो भी इंग्लिश वगैरह पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो सब इसमें आएंगे, वो सब आपके एग्जाम्स है। माइक्रो है तो वो भी आएगी, ठीक है। मैम अनीस का अलहदा से टेस्ट अपलोड होगा और मेरा अलग से होगा, हम दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग आएंगे, होगा एक ही डे में लेकिन अलग अलग टाइमिंग में। अब आप मुझे ये बता दो कि डेज भी आप दोनों के अलग अलग रख दें, मेरे और उनके, मेरे और मैम अनीस का डे भी अलग अलग कर दें। हाँ जी सिद्रा, रोनल्ड, मेरा और मैम अनीस का डे भी अलग अलग रख दें। मैं तो ये चाह रही थी कि दोनों का एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाता। चलो टेस्ट से अभी ये जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ईटीटी कितने साइज की होती हैं आपको पता होना चाहिए, इसके लिए पोजीशन कौन सी यूज़ होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ईटीटी की इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों का वाइवा भी है आईसीयू का,
आईसीयू का वाइवा भी है। आईसीयू का वाइवा जूम पे होगा, और जूम पे हमने जूम मीटिंग जो है उसमें हम अपना एक, हम सब लोग मिलके एक अपना एक ग्रुप बनाएंगे जूम का, ठीक है। उसके अंदर मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी और आप मुझे सबके सब ऑनलाइन होगे, सबके सब सामने वीडियो में बैठे होगे और आप अपना वाइवा दोगे, ठीक है। तो उसके लिए अब आप लोग प्रिपेयर रहो, ये ना समझना कि हमने जो तुक्के से हमने जो जवाब दे दिए हैं, पेपर में दे दिए हैं, हमारा वाइवा नहीं होगा। नहीं, आईसीयू का वाइवा भी है और वो जूम पे होगा, ठीक है। और वो वीडियो ऑन होगी, उसमें कोई भी ऑनलाइन हो सकता है, आपकी पूरी क्लास भी होगी, उसमें प्रिंसिपल भी ऑनलाइन हो सकती है और कोऑर्डिनेटर भी हो सकती है। तो उसके लिए आपने जो है वो प्रिपेयर रहना है, अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है, वाइवा के लिए स्पेशली। और किसी किस्म की कोई जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी, और किसी किस्म का कोई जो है वो नेग्लिजेंसी नहीं चलेगी। अलर्ट रहो और कॉन्शियस रहो अपने वाइवा के लिए भी। अभी तक जितना पढ़ा है आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। ये मिगल फोर्स आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके वार्ड्स वगैरह में भी यूज़ होता है। जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट होते हैं उनको ओजी पास करने के लिए या ईटीटी को ड्राइव करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लेरेंजोस्कोप है, इसके डिफरेंट ब्लेड्स हैं। आप एक दफ़ा ये रिवाइज कर लो लेक्चर। चलो ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।